Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसके हम एमसीक्यूज़ हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिए थे। हम शॉर्ट आंसर्स को, लॉन्ग क्वेश्चंस को, इनक्विजिटिव क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे बुक के अंदर ना 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपके पास जो की बुक है आप उससे याद कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इसका एक बेसिक सा आइडिया ले लेंगे और हम इंशाल्लाह ठीक है हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे इसका, और आपके पास जो की बुक है फिर आप उससे जो है वो अच्छा याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस आइडिया हो जाएगा कि किस शॉर्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखना है, हम इसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यूनिक नोट्स थे, ठीक है, मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को वहीं से बता देता हूँ। स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि आपने भी यूनिक नोट्स लेने हैं, ठीक है, आपके पास जो की बुक अवेलेबल है, जो आपके टीचर्स ने लगवाई है, जो आपके स्कूल में चल रही है, आप उसी से याद कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये अवेलेबल थी, ठीक है, तो मैं इससे जो है वो आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वो कौन सी टर्म है, वो कौन सा लफ्ज़ है जो कि ज़मीन पर ज़िंदगी की वैरायटी को वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स हमें पता है चैप्टर का नाम ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी होगा। ठीक है, तो टर्म यूज फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी की आप आगे से डेफिनेशन लिख देंगे कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती क्या है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको भी इतना बता रहा हूँ कि इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिखना क्या है और कैसे लिखना है। क्लियर? स्टूडेंट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस। किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसानों के लिए अहम है, एंड फॉर द प्लानट अर्थ, और कुर्रा अर्थ के लिए किस तरह से बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स याद है हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बायोडाइवर्सिटी के बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 4 पॉइंट्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो आपने उन 4 पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ठीक है, 4 पॉइंट्स की हेडिंग देनी है एक, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने चारों पॉइंट्स को, ठीक है, एक एक लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, आप चारों पॉइंट्स की हेडिंग दे दें, ठीक है, और आगे इसको एक एक लाइन में जिसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, वैसे आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि इसमें आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर वो आपसे शॉर्ट भी पूछ लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने एक एक पॉइंट लिख के उसके आगे एक एक लाइन लिख देनी। ज़्यादा लंबा शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ को ज़्यादा नहीं करते होते। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ को अगर आप ज़्यादा करते हैं तो बोर्ड में इसे ओवर अटैम्प्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवर अटैम्प्ट, और इसका 1 नंबर कटता होता है ओवर अटैम्प्ट का, अगर आप इजाफी लिखते हैं। ठीक है, तो आपने इजाफी नहीं लिखना, 2 नंबर का शॉर्ट है उसको 2 नंबर तक ही रखना है, उसको आप मैक्सिमम आधा पेज या उससे 1-2 लाइन ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा शॉर्ट की लेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपसे शॉर्ट पूछा जाए और आप 1.5 सफ़ा इसी पे लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपने एक लाइन लिखकर हेडिंग देनी और एक लाइन में उसको आगे एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, स्टूडेंट्स थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं व्हाट आर द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज इन द लीनियन सिस्टम। स्टूडेंट्स देखें लीनियन सिस्टम में जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स इस्तेमाल होते थे वो किंगडम से स्टार्ट होते थे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। और हमें पता है कि बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वोज, उन्होंने आके बताया कि नहीं, किंगडम से पहले भी एक टैक्सोन है जिसका नाम है डोमेन, उसको भी शामिल करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कैन यू प्रोवाइड द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन फॉर लाइन्स एंड कॉर्न। अब स्टूडेंट्स हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया, हमारा एक लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हमने टैक्सोनॉमिक सिर्फ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, मटर की टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया, इसके अंदर स्टूडेंट हमने लाइन की और कॉर्न की क्लासिफिकेशन को भी स्टडी किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये जो आपको मुश्किल लग रहा है ना, ये आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो लेक्चर है ना आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, टैक्सोनॉमिक रैंक्स में, जिसमें हमने मुख्तलिफ जानदारों, हमारे बुक के अंदर 5 जानदारों के टैक्सोनॉमिक रैंक्स हमसे पूछे हुए हैं, तो आपको पाँचों के पाँचों आने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मैंने आपको इसको बड़ी डिटेल से और बड़े आसान बना दिया आप लोगों के लिए। आप लोग वो लेक्चर लेंगे तो आप लोगों को बड़े आराम से समझ आ जाएगा और आप अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्की और बैक्टीरिया में काफ़ी सारे फ़र्क लिखे हुए हैं, लेकिन जब आपसे शॉर्ट में आएगा तो आपने सारे फ़र्क नहीं लिखने, आपने कोई से 2 या 3 फ़र्क आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, पहला दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है, दे आर ट्रू बैक्टीरिया, दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, मोस्ट लिव सोलिटरी, आल्थो सम फॉर्म चेंज क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इन्होंने एज इट इज़ कोई खास फ़र्क बनाया नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब फ़र्क बनाते हैं ना, तो आप एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सामने लिखते हैं। तो देखें दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ये ज़मीन पर जो सबसे इब्तदाई जानदार है, तो आप लिख सकते हैं कि ठीक है, दीज आर नॉट द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ये ज़मीन पर इब्तदाई जानदार नहीं है। ठीक है, ये वाले हैं। अच्छा, दे आर प्रोकैरियोट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिर इनकी जो सेल वॉल है वो ग्लाइकेन के सेल वॉल में नहीं होता।
ठीक है। अब ये लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिख दें कि इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि इनकी सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से जो है, अब देखें ये जो है ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं, ठीक है, ये जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, जबकि ये जो है ये इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो ये आपके 4-5 फ़र्क हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनके 4-5 डिफरेंसेस बना लेने हैं और उसी को आप लोगों ने याद रखना है। लास्ट में आप इसके एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं, एक और फ़र्क बना सकते हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल, और इसकी एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें मिथेनोजेंस हैं, हेलोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं और एसिडोफाइल्स हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि डिफरेंस को आपने लिखना कैसे है, ठीक है। डिफरेंस जब कभी भी आप लिखेंगे तो आपने क्या करना है, दरम्यान में लाइन लगानी है, ठीक है। एक साइड पे मार्कर से क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे हम आर्की और बैक्टीरिया में फ़र्क कर रहे हैं, तो एक साइड पे आर्की और दूसरे साइड पर बैक्टीरिया, आपने ये लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने पहला फ़र्क लिखना है, और यहाँ पर जब आप पहला फ़र्क लिखेंगे फिर आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर स्टूडेंट्स आप जब सेकंड फ़र्क लिखेंगे, दूसरा डिफरेंस लिखेंगे, फिर उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि पहला और दूसरे फ़र्क के अंदर आपको फ़र्क वाज़ह पता चले। और फिर इस तरह से 3-4 डिफरेंसेस आप लोगों ने इसके याद कर लेने और उसको आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि फ़र्क करना है, तो फिर आप लोग जो है वो जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आए अब हम अपना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या कहते हैं, वो कहता है व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उनमें ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ से करना है, आप थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जाकर वहाँ पर उनके ड्रॉबैक्स कर सकते हैं। वहाँ पर उनका ड्रॉबैक क्या था, फंजाई की पोजीशन से डिसएग्री थे, ठीक है, क्योंकि फंजाई जो हैं वो प्लांट से बहुत हद तक मिलते हैं, लेकिन वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है, क्योंकि अपने खुराक को अब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करते हैं। इनके पास सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये शॉर्ट कमिंग्स जो है, ये ड्रॉबैक्स इस तरह पॉइंट्स बनाकर, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है ना हेडिंग बनाकर, आप हेडिंग्स की जगह पे इस तरह से एरोज भी लगा सकते हैं, ठीक है, और या फिर इस तरह से बुलेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं। आप इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। वो कहते हैं कि विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स, कौन से किंगडम के अंदर जानदार शामिल हैं, डेट आर मल्टी सेलुलर, जो कि मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं एंड लैक सेल वॉल। अब स्टूडेंट्स देखें एक यही करेक्टर काफ़ी है हमें किंगडम को बताने के लिए, बाकी दो हमें ना भी पता हो तो ठीक है। हमें पता है कि सिर्फ एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक एनिमल्स और एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब देखें यहाँ पर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, ये क्या है, मल्टी सेलुलर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा फ़र्क यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हम किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बिलफर्स वो आपसे कह देते हैं विच कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक जानदार है, इनके पास सेल वॉल नहीं होते। तो फिर इनका आंसर क्या था, प्रोटोजोम्स, ठीक है। किंगडम बल्कि किंगडम ने कहता है वो ग्रुप का नाम देता है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे जो हैं, ठीक है, सारे जो हैं वो उनके अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो नहीं होती, ठीक है। जिस तरह से आप प्लांट्स को देख लें, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है उनमें भी सेल वॉल होती है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी होती है, लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा में एनिमल लाइक प्रोटेस्टन के अंदर सेल वॉल नहीं होते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल गया कि किंगडम एनिमेलियस का जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर आप उसके कैरेक्टर्स लिख देंगे जो आप लोगों ने पहले याद किए हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहता है इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई के आपने वो खसूसियात लिखने हैं कि जो कि उससे वाजह करते हैं बाकियों से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो क्या है, वो कहते हैं द किंगडम, आपने फंजाई आपने पढ़ा हुआ किंगडम फंजाई, आप उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये जो सारे कैरेक्टर्स उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि उनके सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है, जो कि पॉलीसेक्राइड है। काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। आपने सारे नहीं लिखने कैरेक्टर्स, आपने क्या करना है, जब आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपने कोई से 2 से 3 कैरेक्टर्स हैं वो आप अच्छी तरह से याद करके इसको लिख सकते हैं, क्लियर। और उसके बाद साथ ही इसकी एग्जांपल दे दें, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे उसने पेनिसिलियम एग्जांपल दी हुई है इसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वो कहते हैं लिस्ट ऑफ द 3 डोमेन्स, 3 डोमेन्स के आपने नाम लिखने हैं जिसके अंदर तमाम जानदार आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो क्या है डोमेन, 3 डोमेन्स हैं, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने सिर्फ 3 डोमेन्स के नाम लिखने, ऊपर से आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपने ये सारा नहीं लिखना, आपने सिर्फ 3 डोमेन्स के नाम लिख देने, क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 जो था ये कवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, वो कहता है वाई कैन नॉट बी क्लासीफाई वायरसेज इन एनी किंगडम। हम वायरसेज को किसी भी किंगडम में क्लासीफाई क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बताना है कि वायरसेज के पास जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उनके पास सेल्स नहीं होते, ठीक है। तो इसी वजह से हम उन्हें सेल्स भी नहीं होते, ऑर्गेनाइज भी नहीं होती, इसी वजह से हम उन्हें जो किसी भी डोमेन के अंदर क्लासीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वायरसेस को किंगडम में शामिल नहीं किया गया बिकॉज दे लेक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डोमेन्स, क्योंकि उनके पास तीनों डोमेन्स में से
किसी की भी खसूसियात मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ इतना आंसर नहीं लिखना, बल्कि आपने आगे इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी बताने के वायरसेस को क्यों नहीं किया गया। ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे ना लेक्चर के अंदर, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, वो भी आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इतना सा आंसर नहीं लिखना शॉर्ट के अंदर, बल्कि आपने नॉन लिविंग कैरेक्टर्स लिखकर और फिर इसको अच्छे तरीके से बताना है कि इसको क्यों नहीं कर सकते। क्लियर? और स्टूडेंट्स वो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं, मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं। इनके पास एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ए सेलुलर होते हैं, इनके पास सेल्स नहीं होते। दूसरा क्या है, देयर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये क्रिस्टल्स की शक्ल में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद फराहम करना, आसानी पैदा करना, क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानों के मुतालिक जो है वो किस तरह से एक वाज़िया, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो फ्राहम करती है। तो स्टूडेंट्स आपने हमने जो पढ़ा था, जब आपको याद हो, हमने सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो उसका जो फर्स्ट ही पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट उसका पॉइंट बना हुआ है बुक के अंदर, आप वो उसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। वो कहता है इट फैसिलिटेट्स फॉर प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम फॉर स्पीशीज़। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये ना लिखने के बजाय यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी एक्स्ट्रा लाइंस लिखी हुई हैं, आप ये सब ना लिखें, आप जो है वो सिर्फ वो लिख दें, ठीक है, जो कि वहाँ पे जो सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट बताया हुआ है ना, जिसमें ये लैंग्वेजेस का, इसमें लास्ट लैंग्वेजेस का जिक्र है, आप वो पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख कर इस शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स देखें जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन वो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करें, उसकी सिग्निफिकेंस को। आपने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन सिग्निफिकेंस में आपने उसके 4 पॉइंट्स लिख देने जो हमने सिग्निफिकेंस के अंदर स्टडी किए हैं। उसके बाद वो कहते हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की, तो आपने जो ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का, आप इसमें वो लिख देंगे। आप अपनी बुक को ओपन करते हैं, साथ साथ आप उसको देखते जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए वो कहते हैं डिस्क्राइब द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल स्टार्टिंग द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स। आपने क्या करना है, यहाँ पे लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी जिससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद उसके अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके डेफिनेशंस लिख देनी है आपने। ठीक है, और किंगडम के अंदर क्या आता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ठीक है, फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको, ठीक है, लिख देना है, वो सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डोमेन्स आर्की एंड बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो टेबल देखा था ना, आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये जो टेबल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपको शॉर्ट में आ रहे तो आपने 3 से 4 शॉर्ट लिखने, अगर आपको लॉन्ग में आ रहे तो आप इसी तरह से सारा लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही वो यहाँ पे बताते हैं कि आपने किसको किस तरह से लिखना है। वो कहते हैं कि कंपेयर और कंट्रास्ट करें कि आर्की और बैक्टीरिया में, ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स वो टेबल को जो आपकी बुक में कैरेक्टर्स है ना, बस उनको दरमियान में लाइन लगा के जिससे यहाँ पे बताया हुआ इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, वो कहते हैं डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 किंगडम। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है शनाख्त करना, जो 4 किंगडम्स हैं उनके वो कौन से खसूसियात हैं जिनके बुनियाद पर हम उनकी शनाख्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स हर किंगडम के अंदर उसके पहले 2-2, 3-3 लाइनें डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं, तो वो यहाँ पे आप चारों किंगडम्स लिख देंगे। डोमेन यूकैरिया की जो क्लासिफिकेशन है ना, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, आप इनके, ठीक है, 4-5 कैरेक्टर्स जो है लिख के उनके साथ एग्जाम्पल बता देंगे। उसके बाद कहते हैं डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासीफाइंग वायरसेस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें आप वही, ठीक है, वायरसेस को क्लासीफाई क्यों नहीं किया जा सकता, तो आप इसमें वही उसकी डेफिनेशन बताएंगे कि इसको क्लासीफाई क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पास तीनों डोमेन्स के कैरेक्टर्स नहीं है, जैसे कि अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा। तो फिर आप उसके लिविंग कैरेक्टर्स भी बता देंगे और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कहते हैं एक्सप्लेन करें रूल्स को और गाइडलाइंस को फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम्स, और ये हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर हमारा इसी पर था, जिसमें बुक में रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो अटैम्प्ट कर देना है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद लास्ट में इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जुस्तजू करना। स्टूडेंट्स इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जुस्तजू करना, मतलब कोशिश करना, मतलब ये ऐसे सवाल आते हैं जिनका आपको बुक में डायरेक्ट लाइन में आंसर नहीं मिलेगा, आपने इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है, आपने कोशिश करनी है कि इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, आप ये समझ लें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपने सारा चैप्टर पढ़ा, आप सारे चैप्टर को पढ़कर आपको क्या समझ आई, फिर आप इस क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। स्टूडेंट्स अब लाजमी नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर मुझे, ठीक है, आपने इंग्लिश में करना, आप इसको उर्दू में भी बता सकते हैं, क्योंकि ये इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं। हम अगर आपको पेपर में आ गए तो फिर आप उर्दू में तो नहीं लिख सकते, लेकिन सिर्फ आप अपनी समझ के लिए कि आपको कितनी समझ आई है, आप इसको उर्दू में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद अपने वीडियो को पॉज करना और सोचना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स देखते हैं, वो कहता है हाउ माइट प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द इनकरेक्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप अफेक्ट कंजर्वेशन और साइंटिफिक स्टडीज़। किस तरह से अगर एक जानदार को गलत टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर रख दिया जाएगा तो किस तरह से उसकी कंजर्वेशन पर और उसकी साइंटिफिक स्टडी, कंजर्वेशन का मतलब है स्टूडेंट्स महफूज बनाना, ठीक है, क्या उस जानदार को, अब वो जानदार क्या महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा, या उसकी साइंटिफिक स्टडीज़ पर किस तरह से असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करें और इसको आंसर करें।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने ठीक सोचा होगा। हम यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, देखिए टेक्सोनोमिक ग्रुप्स बनाए इस वजह से जाते हैं ताकि जानदारों की स्टडीज़ को आसान बनाया जा सके। लेकिन जब एक जानदार को हम गलत टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर रख देंगे तो उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें गलत लगेंगे। मिसाल के तौर पर एक पौधा था, ऑटोट्रॉफ था, हमने उसको किंगडम एनिमिलिया में ला के रख दिया। अब उसके अंदर सेल वॉल भी है, अब वो जो है वो मूव नहीं कर सकता। किंगडम एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल नहीं है, किंगडम एनिमिलिया के अंदर जानदार मूव कर सकते हैं, अब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, किंगडम एनिमिलिया वाले फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो देखिए इसकी सारी की सारी साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और वो कंजर्व भी नहीं रह सकता। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो आंसर जो है वो कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वो कहता है हाउ माइट प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द इनकरेक्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप अफेक्ट्स कंजर्वेशन और साइंटिफिक स्टडीज़, ठीक है। किस तरह से जानदार जो है गलत टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रख दिया जाएगा तो वो किस तरह से महफूज नहीं रहेगा, किस तरह साइंटिफिक स्टडीज़ उसकी मुतासर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वो कहते हैं इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कैन लीड टू मिस डायरेक्टेड कंजर्वेशन एफर्ट्स प्रोटेक्टिंग द रॉन्ग हैबिटेट, ठीक है। अगर आप इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप उस जानदार को गलत तरीके से कंजर्व कर रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर जानदार का हैबिटेट अलग है। पौधों जो हैबिटेट कहते हैं मस्कन को, रहने की जगह, हर जानदार के रहने की जगह अलग है, ठीक है। तो आप उसको गलत तरीके से कंजर्व कर रहे होंगे। एंड फ्लॉड साइंटिफिक कंक्लूजन, फ्लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट्स गलतियों से भरे, वो जो आप उससे नताइज निकालेंगे, जो साइंटिफिक कंक्लूजन्स निकालेंगे, वो गलतियों से भरे होंगे ड्यू टू इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब है जो दुरुस्त ना हो, इनएक्यूरेट कंपैरिजंस एंड अजम्पशंस, अजम्पशंस कहते हैं स्टूडेंट्स फर्जी स्टेटमेंट्स को, ठीक है। आपके जितने भी जो कैलकुलेशंस होंगी वो सारी की सारी गलत होंगी। स्टूडेंट्स आप लोग जो है उसको कॉपी करके आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वर्डिंग मुश्किल है लेकिन आप लोगों ने इसको याद कर लेना है कि इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन जो है वो मिस डायरेक्टेड, वो गलत कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ, ठीक है, जो है यहाँ इसको लीड करेगी। और इसमें क्या होगा, फ्लॉड, गलतियों से भरे साइंसी नताइज निकलेंगे जो कि ठीक भी नहीं होंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा, इनएक्यूरेट, ठीक है, मतलब जो गलत जो है वो मवाजने होंगे, एंड अजम्पशंस और फर्जी स्टेटमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंक्वेस्टिव क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमने चूँकि कोशिश करनी है इसको सोचने की। वो कहते हैं इमेजिन यू डिस्कवर अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट करें कि आपने एक नया जानदार दरियाफ्त कर लिया है। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू क्लासीफाई एंड नेम इट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के असूलों के मुताबिक आप क्या करेंगे उसको क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें ना, आप वीडियो को पोज करें, इसको आंसर करें, सोचें क्या करेंगे आप, और फिर मेरे आंसर के साथ इसको कंपेयर करिएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने ठीक सोचा होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब हम कभी भी एक नए जानदार को डिस्कवर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके करैक्टर्स को देखेंगे, उसके करैक्टर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर जो उसके करैक्टर्स आएंगे ना, फिर हम उनको मैच करके देखेंगे कि इसके करैक्टर्स किस किंगडम के साथ मैच कर रहे हैं। फिर जिस किंगडम के साथ उसके करैक्टर्स मैच कर रहे होंगे हम उसको वहाँ पर डाल देंगे। फिर हम उसको पर्टिकुलर जीनस को नाम देंगे, उस जानदार को जीनस का नाम देंगे, स्पीशीज़ देंगे उसको, क्लास का नाम देंगे उसको, ठीक है। हर उसको जितने भी टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं ना, सब उसको असाइन करेंगे और उस जानदार को एक ख़ास साइंटिफिक नेम दे देंगे जो कि उस जानदार की पहचान बन जाएगा, ठीक है, जो कि जीनस और स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। अब हम इसको वर्डिंग में भी देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने लिखना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, ठीक है, वही लिखा हुआ कहते हैं डिटेल ऑब्जर्वेशन। हम सबसे पहले उसके, ठीक है, डिटेल ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदात करेंगे काफ़ी डिटेल से, ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे, हम उसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टूडेंट्स शेप को, वो जानदार की शेप क्या है। जेनेटिक्स को देखेंगे, उसकी जेनेटिक्स कैसी, जीन्स कौन से हैं उसके, किस किंगडम के साथ मैच करें, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, उसका मवाजना करेंगे उसके करैक्टर्स को स्टडी करके कि वो किस किंगडम के साथ उसके करैक्टर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। कंपेयर विद नॉन ऑर्गेनिजम्स टू डिटरमाइन, ठीक है, रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है, इसका जो ताल्लुक है किस किंगडम के साथ मिल रहा है उसको डिटरमिन करने के लिए हम उसके, ठीक है, करैक्टर्स का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे। फिर जिसके साथ जो है उसके करैक्टर्स मिलते होंगे हम उसको वहाँ पे क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई के लिए हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे उसको मुनासिब टैक्सोनॉमिक रैंक्स, जिसमें डोमेन आ जाता है, किंगडम आ जाता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देंगे, साइंसी नाम देंगे। प्रोवाइड अ यूनिक 2 पार्ट लैटिन नेम जो कि जीनस और स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होगा। और स्टूडेंट फिर लास्ट पे क्या, फिर हम उसको पब्लिक भी कर देंगे ताकि लोगों को भी तो पता चले ना कि एक साइंटिफिक ये जो जानदार है डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, पब्लिश फाइंडिंग्स इन अ साइंटिफिक जर्नल फॉर पीयर। पीयर कहते हैं दोस्तों के, ठीक है, जो आपके कुलीग होते हैं ना, जो आपके फेलोज होते हैं, पीयर्स भी कहते हैं। पीयर रिव्यू एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है दुरुस्तगी के लिए कि आया कि आपने जो जानदार जिसको आपने ऑब्जर्व किया, जिसको आपने कंपेयर किया, ये आपने वाकई ठीक किया है कि नहीं किया, इसलिए आप इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप जो हैं वो कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।